यही वो स्थान है जहां वाजपेयी साहब ने 1999 में बोला था कि सरकारें आएंगी, बनेंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, जाएंगी, पर ये लोकतंत्र रहना चाहिए। मैं ऐसी सरकार को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। तो आज तो दल के दल खरीद लिए जाते हैं। तो ये जो चीजें हो रही हैं सदन के अंदर, क्या ये सदन की मर्यादा के साथ सीधा सीधा हमला नहीं है उस पर? और वहां फिर जहां भावनाओं की कदर नहीं रहेगी तो आम जनता की कदर कौन करेगा? हंगामा करेगा वही हमारा ज्यादा अच्छा नेता है। आदमी को क्या कहा जाता है? मैन इज ए वाइज एनिमल। तो एनिमल वो कब बनेगा? जब वाइजनेस खत्म हो जाएगी। अब कई उदाहरण आपके पास है जिन्होंने कहा था कि अगर यूटी बना तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ी भी, जीते भी। एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया गया, जिनको हम कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ मासेस। तो कैपेबिलिटी, कैपेसिटी। तो आपको लगता है कि सबसे पहले ग्राउंड से चीजें बदलनी शुरू होंगी? लोगों को बदलना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा, युवा हमारा बदलेगा। विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत, और भारत में आखिर डेमोक्रेसी में ये मोबोक्रेसी कैसे घुस गई? और आज हालात ये हैं कि 5 फरवरी 2026 को भारत की पार्लियामेंट में कुछ ऐसा हुआ जो शायद बहुत कम होता है। स्पीकर ओम बिरला ने खुद कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑफिशियली मना किया कि आज आप संसद में राष्ट्रपति के भाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स करने आने वाले हैं, आप मत आइए, क्योंकि आपको शायद थ्रेट है कि कुछ महिला सांसद आपको घेर सकती हैं। इस हद तक आज हम पार्लियामेंट के अंदर अनपार्लियामेंट्री तरीके से होने वाली गतिविधियों से घिर चुके हैं। और यह मामला केवल भारत की संसद का नहीं बल्कि कई सारी असेंबलीज का भी है। जम्मू कश्मीर असेंबली का सदन चल रहा है और यहां भी कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अमूमन तौर पे नहीं होनी चाहिए। तो आखिर हमारी डेमोक्रेसी जा कहां रही है? हम क्यों मोबोक्रेसी बनते जा रहे हैं? इसके ऊपर बात वही रख सकता है जिसको इस बारे में लॉजिकल ज्ञान हो। और मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और फॉर्मर मेयर राजेंद्र शर्मा है। राजेंद्र जी, डेमोक्रेसी से मोबोक्रेसी तक पहुंच चुके हैं हम, क्यों? ये बहुत ही गंभीर बात है। और जो डेमोक्रेसी है उसका सबसे बड़ा मंदिर पार्लियामेंट है, और जहां फिर हमारे स्टेट्स में असेंबली हाउसेस हैं, बिल्कुल, उसमें ही अगर इनटॉलरेंस बढ़ जाए तो ये इनटॉलरेंस फिर लोगों में नजर आती है जमीन पे, जब वो सड़कों पर चलते हैं और दूसरों से व्यवहार करते हैं। लीडर्स को एक रोल मॉडल माना जाता है तो लोग उनको फॉलो करते हैं। जब वो देखते हैं कि लीडर ही इंटॉलरेंट हो गए हैं और जैसा हमारा बिहेवियर वहां वो देखते हैं वैसा ही वो खुद में इंकलकेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही गंभीर बात है, चिंता का विषय है। और ये तो वो पार्लियामेंट है, वो डेमोक्रेसी का मंदिर है। आपको याद होगा यहां नेहरू जी ने 1957 में अटल जी के लिए ये कहा था कि वाजपेयी साहब आप एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनोगे। तो किसने कहा? एक रूलिंग प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑपोजिशन के लीडर को कहा कि आप एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनोगे। और ये वही पार्लियामेंट है जहां 1994 में नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को पाकिस्तान के रेजोल्यूशन ऑन ह्यूमन राइट्स कमीशन कश्मीर के ऊपर उसके लिए वहां पैरवाई करने के लिए भेजा यूनाइटेड नेशन जिनेवा में। तो इतना कॉन्फिडेंस होता था सत्ताधारी दल को और विपक्ष दल को आपस में। तो आज जो देख रहे हैं हम, राजेंद्र जी, क्यों निम्न स्तर पर आती जा रही है सियासत, और खास तौर पे सियासत से ज्यादा जो हमारी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, एक मजबूत लोकतंत्र है भारत, उस लोकतंत्र को ये दीमक क्यों लग रही है? इसके तो बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है, एक तो मॉरल वैल्यूज का गिरना। क्योंकि जब ये हमारा संविधान बना था किसी ने नहीं सोचा था कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा, कारपोरेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा,
और मॉरल वैल्यूज का हनन होगा। लेकिन आज वो सब हमको देखने को मिल रहा है। क्या इसके लिए सभी राजनीतिक दल जिम्मेवार नहीं है? क्योंकि सबकी सरकारें तो आती रहती तो हैं। पूरे समाज का जिम्मेदारी है, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि समाज ही तो हमारे नेता चुनते हैं और नेताओं से ही समाज बनता है। ये तो रेसिप्रोकल है। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ये गिरावट आ रही है इसके प्रति हम सचेत होकर चलें, और नहीं तो मॉबोक्रेसी हो जाएगी और कोई किसी को मानने वाला नहीं है। माई वे और हाईवे चलेगा। राजेंद्र जी, एक और चीज, जैसे आपने कहा एक लीडर और एक, मुझे लगता है और मेरे सीधा सवाल है आपसे, एक लीडर, एक विधायक, एक सांसद, एक पार्षद, उसमें फर्क होता है। लीडर अपनी पब्लिक रैली में, अपने गली मोहल्ले के छोटी सभाओं में कुछ भी बोल दे तो चल जाता है, मगर एक डेमोक्रेसी के जो टेम्पल है हमारा, लोकतंत्र का मंदिर, संसद या फिर जम्मू कश्मीर की विधानसभा हो या किसी भी राज्य की या यूटी की विधानसभा, उसके अंदर जब आप अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, मैं एक दो उदाहरण जम्मू कश्मीर के अभी के बजट सेशन के भी दूंगा, तो क्या आपको लगता नहीं है कि उनको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि हम कहां खड़े होकर क्या बोल रहे हैं, या फिर जानबूझकर नेता ये गलतियां करते हैं? देखो, मैं तो ये कहूंगा, पार्लियामेंट और असेंबली में जो भी रिप्रेजेंटेशन करे जी, उनको एज ए स्टेट्समैन रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए, बिल्कुल, नॉट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पार्टी। क्योंकि चाहे वो हमारा पार्लियामेंट हो, चाहे वो हमारा असेंबली हो, ये है हाउस ऑफ कॉमन्स। बिल्कुल, कहने का मतलब हाउस ऑफ इक्वल्स। वहां सभी एक बराबर हैं। ठीक है, किसी को दायित्व मिलता है कि वो मंत्री बने, किसी को दायित्व मिलता है वो प्रधानमंत्री बने, किसी को दायित्व बनता है वो चीफ मिनिस्टर बने, ये दायित्व है, लेकिन है सभी वहां इक्वल्स। जब वहां इक्वल्स हैं, और पार्टीज तो हम अपने अपने क्षेत्र में छोड़ के आगे, जब इलेक्शन लड़ा था किसी ने किसी पार्टी से लड़ा, किसी ने किसी पार्टी से लड़ा, तो यहां आकर अगर हम वहां पार्टीज की ही बात करें और समाज की बात ना करें, तो फिर तो विषय तो गंभीर है। और यहां यही वो स्थान है जहां वाजपेयी साहब ने 1999 में बोला था कि सरकारें आएंगी, बनेंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, जाएंगी, पर ये लोकतंत्र रहना चाहिए। और वो एक वोट से प्रधानमंत्री बनने से रह गए थे, और उन्होंने उस पर भी गिला नहीं किया था, उन्होंने बिलो द बेल्ट किसी के ऊपर बयान नहीं दिया था। और उन्होंने कहा, मैं ऐसी सरकार को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। तो आज तो दल के दल खरीद लिए जाते हैं। राजेंद्र जी, आपने जो उदाहरण दिए वो दो प्रधानमंत्रियों के दिए, प्रधानमंत्री नेहरू के और प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के। आज अगर हम जम्मू कश्मीर में अगर वापस बात करें, ये अभी बजट सदन चल रहा है और मैं इस बजट सदन को कवर भी कर रहा हूं। विधायकों को बंदर कहा जाना, डीएनए टेस्ट करवाने की बात कही जानी, और आज तो यहां तक हालात आ चुके हैं कि एक विधायक माइक्रोफोन जेब में लेके आ गए कि ताकि वो अपनी बात तो बाहर पहुंचाएं, जो आसपास है उनकी भी पहुंचाएं। तो ये क्या, ये जो चीजें हो रही हैं सदन के अंदर, क्या ये सदन की मर्यादा के साथ सीधा सीधा हमला नहीं है, उस पर रूल्स पे हमला नहीं है? मैंने आपको कहा ना कि मॉरल वैल्यूज का नीचे गिरना, और मन में ये कि किसी भी हालत में इलेक्शन जीतना है, किसी भी हालत में सरकार बनानी है। मगर आप इलेक्शन जीत के तो यहां पहुंचे हैं, अब यहां आपको जनता की बात करनी है। अब उन मुद्दों से हटकर पर्सनल अटैक्स, बिलो द बेल्ट अटैक्स, इस तरह के अटैक्स। देखो, जब मानसिकता ये होगी कि हमको किसी भी हालत में ये काम करना है, तो तब वैल्यूज नहीं रहती, कैरेक्टर असैसिनेट होते हैं, हमारी भावनाओं की कोई कदर नहीं रहती। और वहां फिर जहां भावनाओं की कदर नहीं रहेगी तो आम जनता की कदर कौन करेगा? तो क्यों ना, आपको नहीं लगता कि हर पार्टी को चाहिए, मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि कोई एक पार्टी, ना आपकी पार्टी का नाम लूंगा कि ना किसी और पार्टी का, हर पार्टी को चाहिए कि अपने विधायकों को एटलीस्ट एक रूल बुक तो बताएं कि इस रूल बुक के, या फिर पार्टियां अब ये चाहने लगी हैं राजेंद्र जी कि जो विधायक ज्यादा हंगामा करेगा वही हमारा ज्यादा अच्छा नेता है। देखो, हंगामे से कुछ नहीं होता, मगर लॉजिकल हंगामा हो तो बेटर है। क्या मानते हैं आप? देखो, अगर आप
हमारे नेता देखो, सरदार पटेल जैसे, जी लाल बहादुर शास्त्री जैसे, तो उन्होंने कौन सा हंगामा किया पार्लियामेंट में? कोई हंगामा नहीं किया, लेकिन आवाज में ताकत थी। जितने धीरे से आप बोलो, आपके शब्द स्ट्रांग होने चाहिए। जितने धीरे से आप बोलोगे उतनी ज्यादा शब्द में ताकत होगी। आदमी को क्या कहा जाता है? मैन इज ए वाइज एनिमल। तो एनिमल वो कब बनेगा? जब वाइजनेस खत्म हो जाएगी। तो वही खत्म हो रही है। तो वाइजनेस खत्म हो रही है, तो इसलिए हमारे इमोशंस की कदर नहीं रही, हमारी भावनाओं की कदर नहीं रह रही है, एक दूसरे का लिहाज खत्म हो गया। तो हम जा कहां रहे हैं? और आप देखो, इन्हीं कारणों से रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में बना, और आज वो दुनिया की दूसरी इकॉनमी बन गया। जी 20 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन गया। और हम भी 1947 में आजाद हुए, तो हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी के बने, 4.5 ट्रिलियन इकॉनमी के अर्थव्यवस्था है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारी वैल्यूज वो डीरेल हो गई। आप किसी को भी पूछो कि इसको क्यों जिताना है, बस जिताना है, ऑब्जेक्टिव कोई नहीं है। जिस असर्टिव पॉलिटिक्स की आप बात करते हैं राजेंद्र जी, वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज में उसकी कमी होनी शुरू हो गई है। ये कारण तो नहीं है कि निम्न स्तर पे जाती जा रही है सियासत? मैंने कहा ना, इट्स ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। समाज की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी पार्टीज की है, और लीडर्स की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मल्टी क्या डायमेंशनल। जनता लीडर चुनने में गलतियां तो नहीं कर रही? देखो, जब तक हम, या फिर पार्टियां गलत चॉइसेस दे रही हैं? ये दो चीजें। देखो, जनता सबसे ऊपर होती है। पार्टीज तो मैंडेट देती हैं, वोट तो जनता देती है। तो ये कहां लिखा है कि आपने पार्टी के कैंडिडेट को ही वोट देना? ये तो कहीं नहीं लिखा। अब ये समाज को तय करना है कि हमको किस दिशा में बढ़ना है। आप देख लीजिए, जहां जहां भी सरकारें जल्दी बदली हैं, मगर जो वहां समाज तरक्की हुई है। मगर समाज को जो इंजेक्शंस लग रहे हैं, अलग अलग तरीके के, समाज को अलग अलग इंजेक्शन, उन इंजेक्शंस का असर समाज पे हो रहा है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। देखो, मैं आपको ये कह रहा हूं, ये इट्स ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जनता को भी उसी नजर से सोचना है, उसी लाइन पे सोचना है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना है और लीडर्स को भी सोचना है कि अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या। हम ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इसकी तरफ जा रहे हैं। बस जो मैंने कहा, हमें पावर चाहिए, वो पावर आनी चाहिए। कम वक्त में। अब कई उदाहरण आपके पास है जिन्होंने कहा था कि अगर यूटी बना तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ी भी, जीते भी, पावर भी ली। अच्छा, बड़ी बात है। चलिए कश्मीर की रेफरेंस देते हैं। आपको शायद लग रहा है मैं आपकी पार्टी की बात ना करूं, कश्मीर की बात करते हैं कि कश्मीर में भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली, तो वहां भी तो एक इस तरह का इंजेक्शन था कि अगर आप छोटी पार्टियों को वोट देंगे तो कहीं बीजेपी की सरकार ना बन जाए। तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए आपने कैंडिडेट भी नहीं देखे, आपने पार्टी भी नहीं देखी, आपने वोट दिया, और उसी वोट को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हमें लोगों ने मेजॉरिटी से चुना, और वो मानते भी हैं कि हमें इसलिए चुना क्योंकि कश्मीर की जनता को शक था कि कहीं अगर हमें नहीं चुनेंगे तो शायद छोटी पार्टियां बीजेपी को सपोर्ट ना कर जाए। तो खुलकर आज नेता वो कहने लगे हैं जो चीज नॉर्मली पहले बिहाइंड द कर्टन्स हुआ करती थी। तो जब ऐसे मौकों पर ऐसे नेता चुने जाएंगे और नेताओं को ये कहा जाएगा, तो फिर तो पार्टी का वही पसंदीदा नेता है जो अनपार्लियामेंट्री बात करे। तो जिसको आदत होगी अनपार्लियामेंट्री भाषण देने की, वो तो फिर सदन के अंदर भी वैसे ही बिहेव करेगा। देखो, अगर आप दुनिया को देखो, जिस कंट्री ने भी तरक्की की है, उन्होंने एक ही फार्मूला रखा है, वो है कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। जी, न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं जोहरान मामदानी, जो भारत से आते हैं, हैदराबाद से, हाँ, जोहरान मामदानी, उनको कैपेबिलिटी कैपेसिटी के हिसाब से आगे लाया गया। ये थोड़ा देखा गया कि ये कौन से फेथ से हैं, कौन से नहीं हैं। ऋषि सोनिक बने वहां के प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ब्रिटेन, हाँ, तो वहां भी ये थोड़ा देखा गया कि किसकी, ये कौन से फेज से आते हैं। कैपेबिलिटी कैपेसिटी। यहां
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया गया, जिनको हम कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ मासेस। तो कैपेबिलिटी, कैपेसिटी। आप अपने एग्जाम्पल देना भूल गए, आपको भी कांग्रेस ने भी वोट देकर मेयर बनवाया था, शायद कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ही थी जी। मगर ऐसे नेताओं की कमी क्यों हो रही है? जब तक हम अपना ऑब्जेक्टिव नहीं रखेंगे कि हमें कैपेबिलिटी कैपेसिटी को देखना है या इमोशंस को देखना है, इमोशंस पे जब भी हम वोटिंग करेंगे हमारा निर्णय सही नहीं हो सकता। तो आपको लगता है कि जब सबसे हम- पहले ग्राउंड से चीजें बदलनी शुरू होंगी, लोगों को बदलना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा? युवा हमारा बदलेगा, युवा बदल रहा है। और आप युवा से बात कीजिए, वो हमेशा कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पे एम्फोसिस देते हैं, और आपने देखा होगा वो करप्शन के भी खिलाफ है। तो युवा ही समाज को बदलते हैं, और हमारे देश में भी अभी युवा की संख्या। आप भी एक पॉलिटिशियन है, कभी कभी डर लगता है कि हमारा समाज, हमारी पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, और ये हो क्या रहा है सदन के अंदर, बाहर से हालात ज्यादा खराब हो चुके हैं? ऐसे ही दिखता है। मैं इसका सीधा रेलेवेंस जमीन पे लाता हूं। आप देखना, घर से बाहर निकलोगे ना आप, आपकी गाड़ी जा रही है, ठीक, बाहर से दूसरी गाड़ी आ रही है, उसको मालूम है आपकी गाड़ी आ रही है, फिर भी वो आपको रास्ता नहीं देगा, आपके सामने आगे खड़ा होगा। आप इसको पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं? बिल्कुल। बिल्कुल। समाज क्या है? समाज जो दिखता है वो करता है। वो देख रहा है कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, असेंबलीज में क्या हो रहा है, वही वो चरित्र अपने में लाता है, और ये सहनशीलता खत्म होती जा रही है। आज आप किसी से बात करो, वो हमेशा उग्र भाव में बात करेगा। तो पहले बात कितने ढंग से करते थे लोग। राजेंद्र जी, उग्र भाव होना जरूरी होता है, मगर वहां पर जहां जरूरी हो और लॉजिक हो, मगर यहाँ इलॉजिकल चीजें हो रही है, लॉजिक्स बचे नहीं सियासत में ज्यादा। आप मानते हैं इस बात को? उग्र भाव होना अच्छा नहीं है। हम जो भी करते हैं अपने जीवन में, वो सिर्फ हाई मॉरल वैल्यूज के लिए करते हैं, हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स के लिए करते हैं। अगर हमने वही मेंटेन नहीं किए तो फिर हमारे जीने का मकसद क्या है? फिर एक इंसान में और जानवर में फर्क क्या रह गया? एक समय था जब वेस्ट बंगाल में गाड़ी आती थी तो लोग कहते थे पहले आप, पहले आप, पहले आप, मीन्स खुद नहीं चढ़ते थे, दूसरों को कहते थे आप चढ़ो, आप चढ़ो। वो वैल्यूज कहाँ हैं? वो वैल्यूज आती है लीडरशिप से, वो वैल्यूज आती है हमारे समाज से। तो हमको उसी वैल्यूज को पकड़ के रखना है, और अगर हम नहीं पकड़ेंगे तो फिर मॉबोक्रेसी हो जाएगी, जैसे अभी हो रही। तो मॉबोक्रेसी ना हो, इसके लिए हमें अपनी डेमोक्रेसी को बचाना होगा, और ये सारा कुछ शुरू होगा दरअसल जमीन से, ग्राउंड से। तो जनता को समझना होगा, समझदार नेता चुनने होंगे, ताकि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज पार्लियामेंट के अंदर ना हो। बहुत धन्यवाद।